गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको जो इससे पहला वाला जो लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, अष्टक नियम की सीमाएं बताई थी कि अष्टक नियम में क्या क्या सीमाएं हैं उसकी। ठीक है, अब ज़्यादातर और फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दिए थे। आधे से ज़्यादा बच्चे तो क्लास में आते ही नहीं हैं। जालक एंथैल्पी बताई थी, जालक एंथैल्पी किसे कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 में भी जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 4। ठीक है, लेक्चर 4 आज हम पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, देखो डायपोल मोमेंट कब निकाला जाता है? यदि दो एलिमेंट्स हैं, यदि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। ठीक है, यदि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका मतलब ये दोनों समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम है। तो ये बॉन्ड कैसा हो गया? ये तो हो गया नॉन पोलर, मैंने पोलैरिटी बताई थी आपको। और यदि मान लो ये होता HCl, तो क्या होता है इस HCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये इस बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेता है। यानी आप ऐसे समझो, ये ऐसे हो जाता है, जो बीच में होने चाहिए था वो इसकी साइड हो जाता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आने का मतलब क्या बन गए? पोल बन गए। तो ऐसे मॉलिक्यूल का क्या होता है? ये मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल कहलाता है? पोलर। और ये मॉलिक्यूल पोलर है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? डायपोल मोमेंट होगा। डायपोल मोमेंट होगा, समझ में आ रहा है? तो जो डायपोल मोमेंट है, यदि एक पोल ये है, एक पोल ये है, दोनों के पोल के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के पोल के बीच की दूरी यदि d है, ये Q1 है, ये Q2 है, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? डायपोल मोमेंट को म्यू से बताते हैं और ये हो जाएगा QD। चार्ज और डिस्टेंस, चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट हो जाएगा, चार्ज और डिस्टेंस का। ठीक है, ये डायपोल मोमेंट हो गया। इसका मात्रक है, इसकी यूनिट है डिबाय। ओके, कैपिटल डी। क्लियर? और ये डायपोल मोमेंट जो है ये कैसी ये वेक्टर यूनिट है, ये वेक्टर होती है। यानी वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो। तो हमेशा डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? वेक्टर यूनिट होने के कारण जो डायरेक्शन है हमको लेस, डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। तो इसलिए इसको कैसे दिखाते हैं? इस तरीके से, एरो के निशान से, इस तरीके से लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव, या प्लस से लेकर माइनस, डायरेक्शन इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा बेरिलियम BeF, तो अब आपको पता है F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, इस पर माइनस चार्ज होगा, इस पर प्लस चार्ज होगा, तो डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर बॉन्ड हो गया। ठीक है, लेकिन यदि सेम मॉलिक्यूल इस तरीके का होता BeF और F, तो देखो इधर से ये, इधर से ये, इस बॉन्ड में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर माइनस चार्ज और ये प्लस, और इधर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस तरीके से। तो यदि इसका डायपोल मोमेंट μ1 है और इसका डायपोल मोमेंट यदि μ2 है, तो μ1 इज इक्वल्स टू μ, तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो म्यू रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? ये मॉलिक्यूल कहलाएगा नॉन पोलर। नॉन पोलर कहलाएगा। यानी कोई भी मॉलिक्यूल यदि सिंगल बॉन्ड है तब तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन यदि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक, कोई भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो जो डायपोल मोमेंट होगा दैट विल बी द वेक्टर सम in polyatomic molecule
dipole moment is the vector sum of all the bonds dipole moment, sum of, आप इसको ऐसे लिखो, sum of dipole moment of all the bonds। उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी बॉन्ड है उन सब बॉन्ड का जो उनका सबको क्या होगा, वेक्टर सम होगा। समझ में आ रहा है आपको? वेक्टर सम, जैसे यहाँ पे वेक्टर सम हो गया, ठीक है, क्लियर? तो ये डायपोल मोमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल कर ये मालूम कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, ठीक है। मतलब आपसे डायपोल मोमेंट वैसे तो ये फिजिक्स में निकाला जाता है, लेकिन हम डायरेक्शन से ही इसको क्लियर कर लेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे BF3 मॉलिक्यूल का और देख लीजिए एक बार आप, कि मान लीजिए BF3 एक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है BF3। तो देखो ये B, ये F, ये F और ये F, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इन दोनों का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट तो इधर जाएगा और इसका इधर होगा, तो क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया 0। समझ में आ रहा है भाई? इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा, इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। तो ये जो है ये और ये ऑपोजिट है, इसलिए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मॉलिक्यूल्स का निकालना आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है रेजोनेंस, ठीक है। देखो रेजोनेंस क्या है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइपोथेटिकल का मतलब ये काल्पनिक, मतलब रेजोनेंस तो ट्रू है बट इसमें जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है वो हाइपोथेटिकल होती है। मतलब आप ऐसे समझिए कि क्या होता है, रेजोनेंस एक फिनोमिना है। यदि किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को हम एक के द्वारा नहीं समझा सकते, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास ओजोन है, ये ओजोन की आपको स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर, ये एक ओजोन की लुईस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें हमें पता पड़ रहा है कि इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इधर 3 लोन पेयर, इधर 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर है। यानी रेजोनेंस क्या कहता है कि यदि किसी एक लुईस स्ट्रक्चर से, ये एक लुईस स्ट्रक्चर बनाई आपने, यदि एक लुईस स्ट्रक्चर, सिंगल लुईस स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, और इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल, ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, एक लुईस स्ट्रक्चर के द्वारा यदि हम किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को नहीं समझा पाते तो हम एक से ज्यादा संरचनाएं बनाते हैं। तो हमने एक संरचना और बना दी इसकी, देखो अब की बार मैंने ऐसा संरचना बना दी, ठीक है। तो ये संरचना और ये संरचना, ये दोनों की दोनों संरचनाएं क्या कहलाई, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये दोनों की क्या होगी, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। और ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं, हाइपोथेटिकल होती है, ये वाकई में नहीं है, ये होती नहीं है, सिर्फ ये समझाने के लिए कंसेप्ट है कि एक इस स्ट्रक्चर से नहीं समझा पा रहे तो हमने ये स्ट्रक्चर बना दी, लेकिन वाकई में इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, तो वाकई में इन दोनों की एक तीसरी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम ऐसे करके बताते हैं। तो इसका मतलब देखो, अब ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये स्ट्रक्चर परमानेंट होती है, ये स्ट्रक्चर होती नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाते हैं हम, लेकिन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये स्ट्रक्चर होती है। समझ में आ रहा है?
और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे लेस होती है, इनकी एनर्जी से भी लेस एनर्जी होती है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। समझ में आ रहा है? तो रेजोनेंस क्या है, एक वो फिनोमिना जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को हम एक सिंगल यूनिक स्ट्रक्चर से नहीं समझा सकते। उस टाइम पर हम किसी भी कंपाउंड की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वो सारी की सारी स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं। और अणु की जो मॉलिक्यूल है उसकी इन सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक स्ट्रक्चर निकल कर आती है जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होती है और किसी भी मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में कैपेबल होती है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ऐसे किसी भी कंपाउंड की बना सकते हैं। जैसे बेंजीन क्या बनाते हैं, देखिए बेंजीन की कोई कहीं यहाँ पर ये बनाते हैं, कोई इस तरीके से बनाता है, लेकिन वाकई में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है जिसको हम काम में लेते हैं, दैट इज लाइक दिस, ये है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो हमेशा जब भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, एटम्स की सिचुएशन और एनर्जी दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। एटम्स स्ट्रक्चर शुड नॉट चेंज। रूल क्या कहता है कि जो भी आपने बनाई है उसमें बार बार एटम की सिचुएशन को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, बॉन्ड की सिचुएशन एटम के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। और सेम एडजेसेंट एटम्स पर, पास वाले एटम्स पर सेम चार्ज नहीं आने चाहिए। पास के जो दो एटम्स हैं उन पर सेम चार्ज नहीं आने चाहिए। एडजेसेंट एटम्स should not have same charge, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि दो पास के चार्ज पर सेम चार्ज होगा तो रिपल्शन हो जाएगा और वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगी, ऑपोजिट चार्ज हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये रिजोनेटिंग फिनोमिना है। तो आप इसको पढ़ेंगे, फिर कल हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी। ओके, थैंक यू।